आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 7 की विज्ञान का 8वां अध्याय पादप में जनन। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि पादपों में नए पौधे किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। कुछ फलों से बीज बनते हैं और बीज से कुछ पौधे उत्पन्न होते हैं। हम यह भी जानेंगे कि केला, गुलाब जैसे पौधों में बीज नहीं होता फिर भी इनके नए पौधे किस प्रकार उगाए जाते हैं। आप सभी ने मनी प्लांट के बारे में भी सुना, देखा होगा, जाना होगा, जिसमें बीज नहीं होते फिर भी वह पानी की बोतल में उगाता है जब हम लगाते हैं उसे। तो चलिए तो अब शुरू करते हैं चैप्टर। अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। कक्षा 6 के अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जनन कहलाता है। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। जनन की विधियां। कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक के प्रकारों के बारे में लिखिए। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नए पादप बनाते हैं। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकता है, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है? नए पादपों के बनने के लिए बीजों की जरूरत नहीं होती। जैसे कि कुछ पौधे होते हैं ना, जैसे केला हो गया, अदरक हो गए, आलू, शकरकंद, इनके आपने कभी बीज देखे नहीं होंगे। फिर ये किस प्रकार उगाए जाते हैं? अलैंगिक जनन के द्वारा। पहली यह समझती थी कि नए पादप सदैव बीजों से ही उगते हैं, लेकिन उसने कभी गन्ना, आलू और गुलाब के बीज नहीं देखे। वह जानना चाहती है कि ये पादप जनन कैसे करते हैं। कायिक प्रवर्धन। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के तने, मूल, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। क्योंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है? जैसे कोई पौधा तो उसके तने, पत्ती या जड़ के द्वारा नए पादप को उत्पन्न किया जाता है। जैसे कि हम आलू लगाते हैं, शकरकंद लगाते हैं, तो क्या होता है? आलू तना होता है, प्रकाश है। और जो अदरक होता है वो जड़ होती है, अदरक भी लगाते हैं। और क्या? गुलाब की क्या लगाते हैं? कलम। और इस प्रकार आप भी कई एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे गन्ना को हम क्या लगाते हैं? उसको तना ही तो लगाते हैं गन्ना को, उसी से। और जैसे पत्ता चट्टा होता है उससे पत्तियों से नए पौधे निकल आते हैं। इसी प्रकार आप देखते हैं कि 1:8.1 गुलाब अथवा चंपा की पौधों की एक शाखा को उसकी
परत संधि से काटिए। परत संधि तने या शाखा का वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। आप कलम को मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृद्धि को देखिए। नोट कीजिए कि जड़ के निकलने और नई पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे। इसी क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए और अपने परीक्षणों को नोट कीजिए। आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष में भी कलिकाएं मुकुल होती हैं। ये कलिकाएं प्रारोह के रूप में विकसित होती हैं और कायिक कलिकाएं कहलाती हैं। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती हैं। कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं। देखो क्या है, गुलाब, जब हम इसी मिट्टी में एक गुलाब की कलम है, जैसे मिट्टी में घास देते हैं, मतलब दबा देते हैं मिट्टी से आधा, तो क्या होता है इसमें ये नई निकल आते हैं। पीका, इसे कली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? पीका बोलते हैं अपनी भाषा में। क्रियाकलाप 8.2। एक ताजा आलू लीजिए। आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े छत चिन्हों को देखिए। आपको इनमें कलिका या कलिकाएं दिखाई दे सकती हैं। छत चिन्ह को आंख भी कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए जिनमें से प्रत्येक में एक आंख अवश्य हो और उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए जहां आपने आलू के टुकड़ों को मिट्टी में दबाया था। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़े को खोदकर निकाल लीजिए। आप क्या देखते हैं? इस प्रकार आप अदरक अथवा हल्दी भी उगा सकते हैं। ये अदरक जो चाय में डालते हैं, इसमें भी ये भी जड़ों के द्वारा उगाया जाता है। इसमें पीका जड़ें मिट्टी में चले जाएंगे, जो पीका हो गए ये ऊपर डालेंगे। ब्रोयोफिलम पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे की गर्त में कलिकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा में गिर जाए तो प्रत्येक कलिका नए पादप को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म दे सकती हैं। उदाहरण के लिए शकरकंद और डालिया। देखो यह है पत्थर चट्टा, ब्रोयोफिलम। इसमें क्या होता है, अगर पत्तों को माटी में डाल दें गिर जाए तो बगल में नए पौधे बनाते हैं इसके। कैक्टस जैसे पादप के भी भाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक बेलग्न भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। बूझो जानना चाहता है कि क्या कायिक प्रवर्धन का कोई लाभ है? हाँ, लाभ के बारे में पढ़ेंगे। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में आ जाते हैं। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। तो क्या होगा, जो कायिक प्रवर्धन से पौधे उत्पन्न होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि जैसे अगर हम आम बीज के द्वारा लगा दें तो आम को फल हमें कितने साल में, लगभग 5-6 साल में प्राप्त होते हैं। अगर हम वही एक पौधा जो कलम के द्वारा तैयार किया गया हो उससे लगाएं तो हमें उसी साल फल मिलने लगते हैं। तो अर्थात पौधा जल्दी फल देने लगता है। मुकुलन
आपने पहले ईस्ट के बारे में पढ़ा है, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटे में वृद्धि करके गुणन करने लगते हैं। याद रखिए कि ईस्ट एक एकल कोशिकीय जीव है। आइए हम देखते हैं कि ये जन्म कैसे करते हैं। क्रियाकलाप 8.3 बेकरी से ईस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर खरीद लें। चुटकी भर ईस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। इसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोल लें। अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखें। 1 घंटे पश्चात इस द्रव की एक बूंद कांच की स्लाइड में रखकर सूक्ष्मदर्शी से देखें। आपको क्या दिखाई देता है? आप नई ईस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं। देखो, ये ईस्ट नई ईस्ट कोशिका बनती हैं और इससे नए बन जाती हैं, नई कोशिकाएं अर्थात नई ईस्ट बन जाती हैं। मुकुलन ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बाल जैसा प्रवाह मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका विलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिका बनाती है। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यह क्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में ईस्ट कोशिका बन जाती हैं। खंडन। आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अपंखी गुच्छे फिसलनदार तैरते हुए देखे होंगे। ये शैवाल हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या 2 से अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। एक खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह क्रमशः निरंतर चलता रहता है। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। देखो क्या होता है, शैवाल जो काई होती है ना, जैसे तालाबों में या ठहरे हुए पानी में जो हरा हरा दिखता है काई की तरह, उसमें क्या होता है, वो विखंडन द्वारा जैसे पहले एक 2 टुकड़ों में टूट जाए, फिर 2 4 में, इस प्रकार अपनी वृद्धि करता है। बीजाणु निर्माण। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणु से कवक उग जाते हैं। अध्याय 1 में दिए गए क्रियाकलाप 1.2 को दोहराइए। डबल रोटी में रुई के जाल में जीवाणुओं, रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसलिए लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मोस और फंड जैसे पादप भी जनन बीजाणुओं द्वारा ही होता है। लैंगिक जनन। पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्रीकेसर मादा जनन अंग। क्रियाकलाप
8.4, सरसों, गुड़हल या पेटूनिया का कोई पुष्प लीजिए और इसके जनन अंगों का पृथक कीजिए। पुंकेसर और स्त्री केसर के विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब और पेटूनिया के पौधों में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप में उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों में फल पाए जा सकते हैं। क्या आप पुंकेसर में परागकोश और कुतंतु को पहचान सकते हैं? परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक तथा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। बूझो जानना चाहता है कि परागण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक पहुँचते हैं। तो देखो, ये है पुंकेसर, ये कुतंतु, ये परागकोश, इसमें होते हैं परागकण परागकोश में, और है स्त्री केसर, ये होता है अंडाशय, ये वर्तिका, इसमें होते हैं बीजांड। परागण सामान्यतः परागणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है, क्योंकि परागकण हल्के होते हैं अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों में पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। देखो, परागण क्या होता है? परागकणों का तो परागण क्या होता है? परागकणों का परागण क्या होता है? परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या होता है? परागण। अगर परागण क्या हो और अगर ये एक ही पुष्प में, जैसे यहाँ पर दर्शाया गया परागण, स्वपरागण, अगर एक ही पुष्प है, उसी के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, यह स्वपरागण होता है। अगर एक फूल के परागकोश से परागकण दूसरे फूल के उसी प्रजाति के दूसरे फूल पर के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, वह परपरागण कहलाता है। निषेचन नर तथा मादा युग्मकों के युग्मों द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। फल और बीज का विकास निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है।
बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट आदि। अब बीज वितरण। बीज किस प्रकार फैलते हैं? प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज दिखाई दिए होंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? कल्पना कीजिए कि किसी पादप के बीज कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर बहे आए। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? पादप के नवोद्भिदों, नए उगे पौधों के बीच धूप, जल, खनिजों और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादपों नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सकें। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सहजन तथा द्विफल जैसे पादप के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा आक के रोमयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में प्लावन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। उदाहरण के लिए नारियल। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कंठ की कांटेदार बीज, जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं। इनके उदाहरण यूरेना एवं जेंथियम। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और बालसम ये पादप ऐसे ही हो जाते हैं। प्रमुख शब्द: अलैंगिक जनन, मुकुलन, भ्रूण, प्रकीर्णन, निषेचन, खंडन, युग्मक, बीजांड, परागण, परागण, लैंगिक जनन, बीजाणु, बीजाणुधानी, परागकोश, कायिक प्रवर्धन, युग्मनज, परागकण, स्त्रीकेसर, पुंकेसर। आपने क्या सीखा? सभी जीव अपने किस्म को बनाए रखने के लिए जनन या गुणन करते हैं। पादप में जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है। कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तना और मूल जैसी कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं। पुष्प पादप का जनन अंग है।
एक लिंगी पुष्प में या तो नर अथवा मादा जननांग होते हैं। द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जननांग दोनों ही होते हैं। नर युग्मक परागकणों के अंदर और मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिका के भीतर परागकणों के स्थानांतरण का प्रक्रम परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिका पर स्थानांतरित होते हैं। परपरागण में परागकण एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिका पर स्थानांतरित होते हैं। परागण पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। निषेचन युग्मनज कहलाता है। युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। फल एक परिपक्व अंडाशय है, जबकि बीज में विकसित होते हैं। बीज में विकासशील भ्रूण होता है। बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल अथवा जंतुओं के द्वारा होता है। बीज प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने और नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होता है। अब इसको आप स्वयं करना। अब सभी लोग सभी को करना और इसका अलग से वीडियो में बना दूंगा।